हिसार का दूरदर्शन केंद्र जो हरियाणा की धरोहर मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इसको 15 जनवरी तक चंडीगढ़ शिफ्ट करने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह भी है कि हरियाणा के अंदर दूरदर्शन की शुरुआत सबसे आखिर के अंदर हुई थी, लेकिन दूरदर्शन केंद्र के ऊपर हरियाणा के हिसार के अंदर सबसे पहले तलवार लटकी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, तो आपको बताते हैं। दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत लगभग जो है साल 2002 के अंदर हुई थी। उसका समय तत्कालीन जो है मंत्री रही सुषमा स्वराज, प्रसारण और सूचना मंत्री रही सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। देवीलाल को ये दूरदर्शन केंद्र समर्पित किया गया था। जैसे ही दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, हर एक कलाकार ने अपने मन के अंदर ये ठाना कि कहीं ना कहीं दूरदर्शन केंद्र एक बार दोबारा से ऊंचाइयां छू लेगा। लेकिन हुआ क्या, दूरदर्शन अब जो है ऊंचाइयां नहीं गिरावट की ओर आ चुका है। आपको बता देते हैं चंडीगढ़ क्लस्टर की तरफ से जो है ये चलाया जाएगा। वहीं सिर्फ दूरदर्शन की ही नहीं, अगर आकाशवाणी की भी बात की जाए तो हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र आकाशवाणी भी चंडीगढ़ क्लस्टर के अधीन आने वाले। इसी को लेकर के जितने भी साहित्यकार हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, आज धरने के ऊपर बैठ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग। मैम, मुझे ये बताइए कि कितने सालों से आप दूरदर्शन के अंदर नौकरी कर रही हैं? 20 साल से हो गए मैडम। मेरे को डे 1 से मैं यहाँ पे हूँ। आप डे 1 से यहाँ काम कर रही हैं। क्या सोचा था कि दूरदर्शन केंद्र कितनी ऊंचाइयों के ऊपर जाएगा? अरे अभी 4 साल पहले की बात है, बड़े जोर शोर से बड़ा फंक्शन किया था हरियाणा दिवस के ऊपर। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने घोषणा की थी कि अभी 24 आवर्स का होने वाला है हरियाणा दूरदर्शन। न्यूज़ की शिफ्ट बोले 2-2 होंगी, तो हम तो बड़े खुश थे, उत्साहित थे कि कुछ अच्छा हो रहा है। अभी महीने भर पहले ही अनुराग ठाकुर आके गए हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, वो आके गए हैं यहाँ पे। उनके आने से हम बड़े खुश थे। उनको बड़ा हमने अच्छा प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिया अभी, ताकि वो हमारे को कुछ और दें। वो उल्टा छीन के ले गए हमसे। बिल्कुल, आपको बता देते पहले ये जो दूरदर्शन केंद्र है, टीवी के ऊपर दूरदर्शन हिसार के नाम से आया करता था। उसके बाद इसका नाम बदल करके दूरदर्शन हरियाणा कर दिया। सभी के मन के अंदर उम्मीदें जगी कि कहीं ना कहीं जो है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी थी, 7 लोग जो पूरे महीने भर बुलेटिन किया करते थे, अब उनकी शिफ्ट 2-2 बार हो जाएगी। 2-2 बुलेटिन जो है दिन के अंदर किए जाएंगे। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐड ऑन किए जाएंगे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जो है ये बिल्कुल गिरने की कगार के ऊपर आ चुका है। कमलेश भारतीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर देख रहे थे। कमलेश जी, मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए हिसार मीडिया की, तो मेरे ख्याल से आप सबसे पुराने हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि उप मुख्यमंत्री उस समय के रहे, देवीलाल की याद के अंदर ही ये बनाया गया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उप प्रधानमंत्री की याद में ये मनाया गया था। लेकिन अब की बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने के बाद लोगों ने उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा लगाई थी कि शायद हो सकता है अब ये नए लेवल के ऊपर, नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचेगा। लेकिन अचानक से इसे चंडीगढ़ क्लस्टर के अधीन करने की घोषणा कर दी गई। क्या लगता है कि किस वजह से की गई है? साक्षी, मैं जैसे आपने कहा भाई, हिसार के जो मीडिया के पुराने लोग हैं उनमें से एक हूँ जी। पुराने और भी हैं जी, बड़े भी, उनमें से एक मैं भी। और इस दूरदर्शन से मैं पहले निर्देशक रहमान जी के साथ से जुड़ा हुआ जी। और जितने निर्देशक आए सबसे मेरा मिलना जुलना और कार्यक्रमों के बनने का सारी जो प्रोसेस देखी। सुषमा स्वराज जब आई, ओम प्रकाश चौटाला जी आए, और पहला दिन भी जब इतने भव्य स्तर पर इसको शुरू किया था तो सुषमा स्वराज ने यह घोषणा की थी कि आज ही से पहले दिन से इसका न्यूज़ बुलेटिन शुरू होगा और इसके लिए किसी प्रकार किसी पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जो चाहोगे वही मिलेगा। और पहले दिल्ली से आते थे सारे जो समाचार वाजे, मंजू वगैरह, ये सब बाद में यहाँ पर टेस्ट लिए गए और ये अच्छी आई सब लोग, और इनकी यहाँ पर अच्छा काम मिलने लगा और अच्छा दूरदर्शन चलने लगा। यहाँ तक यहाँ नाटक भी बनाए गए और ये 2 कामों के लिए बहुत ज़रूरी था। एक तो किसानों के लिए, क्योंकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी यही है जो हरियाणा भर में या देश भर में उन्नत किस्में देता है, उसके लिए भी था ये। और किसान का प्रोग्राम आधे घंटे का रोज़ जाता था, नरेंद्र कौशिक भी उसमें एंकर करते थे, और उसमें किसानों को हर मौसम के मुताबिक जानकारी दी जाती थी, क्या करें क्या ना करें। तो वो बहुत बड़ी बात थी।
दूसरा था हरियाणा के जो कलाकार, जिनको कभी जालंधर जाना पड़ता था प्रोग्राम देने, कभी दिल्ली जाना पड़ता था, उनके लिए हरियाणा में हिसार में एक बढ़िया केंद्र बना कर दिया गया और उनको अपनी कला दिखाने का मौका मिला और बहुत सारे यहाँ पर बाकायदा प्रोग्राम्स हुए। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा केंद्र जिसकी कल्पना की जा रही थी कि जिसको हिसार से बदल कर नाम रख दिया हरियाणा। मज़ेदार बात देखो, चुटकुला क्या बनता है कि हिसार से हरियाणा तो बना दिया लेकिन उसको ले जा रहे हैं चंडीगढ़। वाह अनुराग ठाकुर जी, कमाल कर दिया आपने। टोपी आपकी है हिमाचल की, लेकिन आपका दिमाग देखकर हैरान हूँ। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि 2002 के अंदर एनडीए की सरकार के अंदर ही दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत की गई थी। आम आदमी पार्टी से दलबीर किरमारा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, क्या लगता है कि इसके अंदर कितनी बड़ी राजनीतिक साजिश है, क्योंकि जो सरकारी महकमे हैं उनको लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर के जाते जा रहे हैं। उनसे सबसे पहला सवाल पूछा था, अनुराग ठाकुर जी आए थे 4 दिसंबर को। सबसे पहला सवाल मैंने ही उनसे यही पूछा था, हिसार दूरदर्शन के बारे में क्या करने आ रहे हो? कहते मैं विजिट करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था विजिट करने के बाद उसको शिफ्ट करने आ रहे हैं। हाँ जी, बताइए। आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई है, एक बार उन सरकारों ने इस देश के लिए, जनहित के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जितने सरकारी महकमे थे, ये उनके नो लॉस और नो प्रॉफिट के ऊपर जनता को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए विभाग थे। लेकिन धीरे धीरे करके 1991 में जो ये एक इस प्रकार की राजनीति आई कि वे जो भी सरकारी विभाग है उनको निजी हाथों में सौंपने का एक कार्य शुरू कर दिया गया। जो इससे पूर्व सरकार थी कांग्रेस, उसमें ये जो स्पीड थी वो कम थी काफ़ी। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार देश में और प्रदेश में आई, उसी दिन से चाहे वो कोई भी सरकारी महकमा है, और हम लंबे समय से इसके ऊपर संघर्ष भी करते रहे, हम लोगों को बताते भी रहे, किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, महिलाओं को, हर तरह से हमने जागरूक करने का प्रयास किया। लेकिन उस समय लोग है ना हमारी आलोचनाएं करते थे। लेकिन आज BSNL हमारे पास नहीं है, आज एयरपोर्ट हमारे पास नहीं है, रेलवे का निजीकरण हो चुका है, रोडवेज का कम से कम हम संघर्ष करके उसको बचाए हुए थे, रोडवेज का निजीकरण हो चुका है। कुल मिला के न आज जिस प्रकार से ये दूरदर्शन केंद्र जो चौधरी देवीलाल की स्मृति में लोगों को सौंपा था, और आज इसका भी मतलब है न एक लास्ट दिन आ गया, और इसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी अपने घर का रास्ता दिखाने का काम किया है। सरकार का काम है रोज़गार देना, लेकिन धीरे धीरे करके सरकार रोज़गार छीन रही है। लेकिन जनता अब भी जात पात और धर्म की राजनीति में उलझ के न और सरकार का विरोध करने में सफल नहीं हो रही है। जहाँ विरोध भी हो रहा है तो सरकार उसकी परवाह नहीं करती। इसलिए मैडम मुझे ये बताइए, कितने लोगों के काम के ऊपर तलवार अटक चुकी है? मैडम कम से कम 30 बंदे तो है आराम से। 30 बंदे। हाँ जी। अगर न्यूज़ सेक्शन की बात की जाए तो महीने भर के अंदर एक न्यूज़ एंकर 7 ड्यूटियाँ किया करता था। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि एक तो यहाँ पर ड्यूटी करने की वजह से कहीं और काम नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पर भी जिन लोगों ने 20-20 साल से नौकरियाँ की उनके ऊपर भी तलवार लटक गई, अब कहाँ पर काम करेंगे वो? हाँ वही तो है, सबकी उम्र होगी, सब बेरोजगार हो गए हैं, ओवरेज हो गया, अब कहीं उनको नौकरी मिलेगी नहीं। ये भी सबसे बड़ा इशू है उनके लिए, भाई अब कहाँ जाएंगे वो बिल्कुल। लोग। कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ है जो दूरदर्शन केंद्र के अंदर काम कर रहे थे। दीक्षा मुझे ये बताइए, आप कुछ एक दिमाग के अंदर लेकर के आई होंगी कि मुझे हिसार के अंदर काम करना है, तो एक बड़ा नाम है दूरदर्शन केंद्र, यहाँ पर आपने काम किया, तो अब क्या लग रहा है कि यहाँ से अब आप कहाँ पर काम करेंगे? पहले तो मैं साक्षी जी ये बताना चाहूँगी कि यहाँ जो भी आता है मास्क कॉम करके, मतलब लगभग जो आते हैं स्टूडेंट वो मास्क कॉम करने आते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक दूरदर्शन बहुत बड़ी पहचान है जहाँ यहाँ काम करने का मौका मिलता है। लेकिन अब लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारे साथ क्या कर रही है। मतलब एक हरियाणा के अंदर जाना माना एक ऐसा संस्थान है जहां गवर्नमेंट चैनल है ये, जहां काम करने का मौका मिलता है, लेकिन उसको देखा जाए तो उन बच्चों का क्या होगा जो हमारे मतलब जो हमारे से पीछे की जो जनरेशन है वो कहाँ काम करेगी। और दूसरी बात, हम आगे आने वाले वक्त में क्या काम करेंगे। इस मीडिया प्लेटफॉर्म में कहीं लगभग प्राइवेट चैनल्स बच चुके हैं, गवर्नमेंट तो कुछ काफ़ी समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्यरत है। मुझे ये बताइए, जितने भी साहित्यकार यहाँ पर आया करते कहीं ना कहीं हरियाणवी संस्कृति को दर्शाया करते, तो क्या चंडीगढ़ जा करके वो हरियाणवी संस्कृति को दर्शा पाएंगे? और इतने कम पैसों के अंदर क्या हरियाणा का कलाकार चंडीगढ़ जा करके परफॉर्मेंस देगा?
बिल्कुल भी नहीं जाएगा। देखिए, हरियाणा का जब ये दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था तो ये बड़ा सोच के बनाया गया था कि हरियाणा की संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अब तो हरियाणा की संस्कृति को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश की जो संस्कृति, असली संस्कृति जो हमारी थी, उसको बिल्कुल धराशायी किया जा रहा है और इसको चंडीगढ़ शिफ्ट करके इसके अंदर इसका सीधी सी बात, इसका पंजाबीकरण हो जाएगा। हरियाणा का इस कल्चर से कोई लेना देना नहीं रहेगा और चंडीगढ़ हम जा भी नहीं पाएंगे। और हरियाणा के जितने भी कलाकार थे वो शुरुआती दौर से इससे जुड़े हैं। बहुत से कलाकारों ने यहाँ से बड़ा फ़ायदा भी उठाया, लेकिन आज हमें बड़ा धक्का लगा जब सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसको चंडीगढ़ जब शिफ्ट करने का काम किया। और मैं बता देना चाहता हूँ, कल 10 लोग इसको शिफ्ट करने के लिए आए हुए भी हैं। ये सिर्फ 4 और 5 दिन का बचा हुआ है। हमारी जो संघर्ष समिति है वो चाहती है कि ये बिल्कुल भी चंडीगढ़ ना जाए, किसी तरह बचाया जाए। हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और देश के 10 सांसद इस हरियाणा के लोगों ने दिए भारतीय जनता पार्टी को। वो आज वो कहाँ हैं? 4 राज्यसभा के सांसद वो कहाँ हैं? एक ही विपक्ष का है। और सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है, सभी निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हुए, वो सोए हुए हैं। उनको नहीं लगता कि इस प्रदेश के साथ क्या हो रहा है। मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपील कर सकता हूं कि आप जुड़िए, इस संस्कृति को बचाइए, नहीं तो ये लाला लाजपत राय की कर्मस्थली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, चौधरी देवीलाल की स्मृति मर जाएगी। और जो किसानों के लिए जो ये चैनल बनाया गया था, जैसे अभी बताया था कमलेश भारती जी ने, ये वास्तव में शुरुआत के दौर में किसानों के लिए बनाया गया था ताकि किसान सीधे कॉन्ट्रैक्ट इससे कर सके और जितने प्रगतिशील किसान हैं वो भी इससे जुड़ सके। और हरियाणा के कल्चर को अब ये सोचिए कि बिल्कुल मार दिया गया है। मंजू जी, मुझे ये बताइए, जानकारी ये भी मिल रही है कि दूरदर्शन केंद्र की जो जगह है वो प्राइवेट किसी संस्था के हाथों के अंदर दी जा रही है। क्या आप लोगों को जानकारी है किसको मिल रही है? नहीं, अभी तक साक्षी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से एकदम से ये सदमा हमें लगा है, एकदम से जैसे हमें धक्का दिया गया है, तो हमें लग रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा कोई ना कोई साजिश तो उनके मन में चल ही रही है, क्योंकि बड़ा सक्सेसफुली रन कर रहा था। ये ऐसी बात नहीं है जैसे हम तो चलो रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए भी, हम तो अभी निकलने वाले थे। नई जनरेशन जो आ रही है, जैसे हम जब लगे थे तो हमने मास कॉम भी नहीं किया था, हमको ऐसे ले लिया गया था। लेकिन यहाँ जी हुआ है, बाहर दिल्ली बॉम्बे से कर करके लोग आते हैं, बच्चे आ रहे हैं आजकल के, वो फिर कहाँ जाएंगे? मतलब अपना शहर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अपना प्रदेश भी छोड़ना पड़ेगा। वो जाएँ यहाँ से, या दिल्ली नौकरी करे या बम्बई। और आज के टाइम में हरियाणा बॉलीवुड तक पहुँच गया है, इतना अच्छा काम कर रहा है। वहाँ अपने ही प्रदेश में आके अगर वंचित हमारा यूथ रह जाएगा तो इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई और बात नहीं है। बिल्कुल, आपको बता देते प्रसार भारती की तरफ से आधिकारिक घोषणा जो है कर दी गई है। मुझे ये बताइए कि लगभग कितने समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? देखिए मैम, मेरे को तो यहाँ 3.5 साल हो गए। और पिछले 2-3 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी जी ने ये घोषणा करी थी कि भी दूरदर्शन और आकाशवाणी को 2,500 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। और इन पैसे से सभी दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और SD से इसको अल्ट्रा HD और हाई क्वालिटी में दर्शाया जाएगा सारी चीज़ों को, और इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और DD फ्री डिश पर दूरदर्शन हरियाणा चैनल को लाखों लोग देखते हैं और इसकी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है, यहाँ तक कि विदेशों से भी यहाँ पे व्यूअरशिप आती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसको हरियाणा का इकलौता है और चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है। तो सिर्फ दूरदर्शन की अगर हम बात नहीं करते तो रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार, यहाँ के आकाशवाणी केंद्र को भी जो है चंडीगढ़ के अधीन लिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो क्लस्टर के तहत लिया जा रहा है, इससे क्या ज़्यादा अच्छे से ये चल पाएगा, प्रॉफिटेबल तरीके से चल पाएगा? देखिए, प्रॉफिट हो या ना हो, हरियाणा से तो ये चले गए। हरियाणा की तो संस्कृति ही खत्म होगी एक तरह से। तो हरियाणा में तो कोई है नहीं। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे तो 2-3 दूरदर्शन केंद्र भी हैं, तो हरियाणा में तो एक भी नहीं है। तो बिल्कुल, आपको बता देते हैं हरियाणा का सिर्फ एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंदर था, लेकिन अब इसे भी चंडीगढ़ क्लस्टर के अधीन जो है कर दिया गया है। प्रसार भारती की तरफ से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ जो लोग आजकल के प्राइवेट चैनल्स देखना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये एकमात्र पसंद हुआ करती दूरदर्शन चैनल, क्योंकि जिस तरीके से, जिस लहजे के साथ, जिस नरमी के साथ दूरदर्शन के अंदर न्यूज़ पढ़ी जाती है, शायद ही वो अब जो है प्राइवेट चैनल्स के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि प्राइवेट चैनल्स के अंदर सिर्फ सेंसेशन दिखाई जाती है, मुद्दे को भड़काया जाता है, कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन दूरदर्शन एकमात्र ऐसा न्यूज़ बुलेटिन दिखाया करता जिसके अंदर जो है बिल्कुल नरमी के तहत, बिल्कुल निजी तरीके से, आराम से जो है न्यूज़ दिखाई जाती थी, जिससे लोग देखना बहुत पसंद किया करते थे। और जो हमारे बहुत पुराने समय से चलता
हुआ रहता है। शायद बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसे देख करके हम अपनी यादें भी ताज़ा किया करते, और साथ ही साथ लॉकडाउन के अंदर दूरदर्शन को सबसे ज़्यादा तक पसंद किया गया था। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तक यहाँ पर आकर के चलेगा, इसका दौरा करने के लिए आए लेकिन शिफ्ट करवा करके जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दूरदर्शन हिसार और हरियाणा की धरोहर को चंडीगढ़ शिफ्ट करने का फैसला कितना सही और कितना गलत है? और आज जो इन सभी के काम के ऊपर तलवार लटक गई है, बेरोजगार ये लोग होने वाले हैं, रोजगार इनके पास अब नहीं बचा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।